जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। मेरा नाम आदित्य है और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अगर आप YouTube के माध्यम से हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, देन लेट मी टेल यू दैट हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक हम लोग चैप्टर 15 वेद रिंग एंड मास मूवमेंट तक कवर कर चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आज के क्लास के अंदर हम लोग थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने इस सीरीज की शुरुआत में कवर नहीं किया था। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि आइसोस्टेसी का मतलब क्या होता है, आइसोस्टेसी जो टर्म है इसको पहली बार किसने दिया था। उसके बाद हम लोग इस थ्योरी की या आइसोस्टेसी जो कॉन्सेप्ट है इसके इतिहास को देखेंगे, इसके डेवलपमेंट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग सर जॉर्ज एरी का आइसोस्टेसी के बारे में क्या कहना है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सर जॉर्ज एरी के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग आर्केडियन क्रेट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे आइसोस्टेसी के ऊपर। फिर नेक्स्ट हम लोग हेपर्ड एंड बॉबी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर हम लोग जॉली के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर हम लोग हाइस्केनन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर हम लोग होम्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और लास्ट में हम लोग ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और साथ ही में इस लेक्चर से जितने भी आपके एमसीक्यू बनेंगे वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे अर्थ सरफेस पे डिफरेंट रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड। जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेटियर्स हो गए, प्लेन्स हो गए। तो जितने भी आपके रिलीफ फीचर्स होते हैं ये बेसिकली दे आर प्रोबेबली बैलेंस्ड बाय अ सर्टेन डिफिनिट प्रिंसिपल, अदरवाइज दिस वुड हैव नॉट बीन मेंटेन्ड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। यानी कि ये बेसिकली अपने आप को एक सर्टेन डेफिनिट प्रिंसिपल के तहत बैलेंस करते हैं। अदरवाइज ये जो प्रेजेंट फॉर्म में आजकल आपको माउंटेन्स दिखते हैं, प्लेटियो दिखते हैं, अगर ये अपने आप को बैलेंस नहीं करते तो ये अपने प्रेजेंट शेप को नहीं मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, और जब भी ये हमारा क्या होता है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो इट लीड्स टू वायलेंट अर्थ मूवमेंट एंड टेक्टोनिक इवेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बैलेंस करते हैं ना एक अपने रिलीफ फीचर्स या कह सकते हैं आपका जो क्रस्ट होता है या ठीक है, इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आइसोस्टेसिक कहते हैं। यानी कि आइसोस्टेसिक सिंपली मीन्स अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट्स एंड द लो लाइंग बेसिन ऑन अ रोटेटिंग अर्थ। ठीक, जो वर्ड आपका आइसोस्टेसी है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, आइसोस्टेसियोस, जिसका मतलब होता है इक्वल स्टैंडिंग या बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे आइसोस्टेसी का मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में आपको बहुत चीजें पढ़नी है, अलग अलग थ्योरी पढ़नी है। तो जैसे जैसे आप इस थ्योरी से गुजरेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका आइसोस्टेसी का जो मतलब है वो आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो जो आपका आइसोस्टेसी टर्म है इसको पहली बार क्लेरेंस डटन ने प्रपोज किया था 1889 में, टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन लार्ज अपस्टैंडिंग एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस लाइक माउंटेन एंड प्लेटियोज एंड द डेंसर मटेरियल बिलो देम। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो अर्थ सरफेस होती है उस पे ऊपर से नीचे तक हमारी पृथ्वी पर डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं। सबसे ऊपर आपका क्या आता है, क्रस्ट, फिर उसके नीचे आता है मेंटल। तो आपका जो मेंटल होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है वो आपका मोल्टेन फॉर्म में होता है, यानी पिघला हुआ होता है, ना ही आपका एकदम सॉलिड में होता है, ना ही आपका पूरी तरह से लिक्विड में होता है, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं।
तो ये जो एस्ट्रोनोस्फेयर और क्रस्ट एक दूसरे के बीच में एक बैलेंस बना के रखते हैं, अपने आप को स्टेबल रखते हैं। तो यही जो स्टेबिलिटी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोस्टेसी कहते हैं। ठीक है। और ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो हमारी लेस डेंस मटेरियल्स होती पाई जाती हैं अर्थ सरफेस पे, जो कि आपका सियाल यानी कि ऊपर का जो लेयर है, वो क्या करती है, वो क्या करती है बेसिकली, डेंसर मैग्मा यानी सीमा के ऊपर क्या करती, फ्लोट करती है, तैरती है। ठीक है, विथ वेरियस लेयर ऑफ अर्थ रेस्टिंग ऑन ईच अदर इन अ बैलेंस्ड स्टेट। ठीक। इसी बात हम आगे बढ़े तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में डिफरेंट फिनोमिना। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम लोग, तो द अपलिफ्ट ऑफ लैंड मास सच एज द रेस्ड बीचेज इन फिनलैंड which have risen due to isostatic adjustment after the Pleistocene ice age। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका डिस्कवरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, या कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट की। ठीक है। तो दो द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी केम इन द माइंड ऑफ जियोलॉजिस्ट ऑल ऑफ सडन, यानी कि आपका जो आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कहा जाता है कि जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट लोगों के माइंड में सडन आया था। पर इससे जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली क्या है, इट ग्रू आउट ऑफ ग्रेजुअल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ जाइंट माउंटेनियस मासेज, यानी कि जो आपके जाइंट बड़े बड़े माउंटेनियस मासेज होते हैं, माउंटेन होते हैं, उनकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, उसकी थिंकिंग से ही क्या है, ये आपका एफोस्टेसी का जो शब्द है या पूरा कॉन्सेप्ट है, वो वहां से निकला हुआ है, ग्रू आउट है। कैसे हुआ है, इसको हम अभी लेक्चर में आगे देखेंगे। उससे पहले आइए हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि हाउ डज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज रिलेटेड टू माउंटेन मास। हो सकता है आप लोग पहले से जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे हैं वो एक बार यहाँ से देख लें। तो जैसा कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसके अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है। तो हमें इस सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सिर्फ समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द ग्रेटर द मास ऑफ माउंटेन द स्ट्रॉन्गर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन विल बी। तो ये था आपका न्यूटन का लॉ, ये कहता है, यानी कि दिस मीन जितना बड़ा आपका माउंटेन होगा, उतना बड़ा ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अराउंड देम कंपेयर टू स्मॉलर माउंटेन। ठीक है। तो इसी पे आधार पे एक बार पियरे बॉर्गर नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी एंडीज के एक्सपेडिशन के दौरान करीब 1735 पे अराउंड इन्होंने ये फाउंड किया या ये देखा कि आपका जो टॉवरिंग वॉल्केनिक पीक था, चिब्रोजो, माफ करेगा प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूँ, चिब्रेजो जो था, वो क्या कर रहा था, वॉज नॉट अट्रैक्टिंग द प्लम लाइन एज इट शुड हैव डन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे प्लम लाइन क्या होता है। तो देखिए, प्लम लाइन जो है, इट इज अ सिंपल टूल यूज टू डिटरमाइन द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट, यानी कि बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जिससे हम किसी स्ट्रक्चर किसी ऑब्जेक्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट पता कर सकते हैं। इसे आप लोगों ने अपने गांव में जरूर कहें, जहाँ पे घर वर बन रहा हो तो वहां पे आपने मिस्त्री को यूज करते हुए देखा होगा कि जब वो दीवार ईट की दीवार खड़ा करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं जिससे दीवार आपकी सीधी हो। तो ये क्या, इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वेट जिसे हम प्लम बॉब कहते हैं। इट यो क्या होता है, इट इज अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, या यानी कि बेसिकली एक धागे से ये अटैच होता है। तो जब हम इसको सस्पेंड करते हैं यानी छोड़ते हैं धागे पकड़ के, तो होता क्या है, जो आपका द वेट होता है या प्लम बॉब जो होता है, वो नेचुरली अपने आप को क्या करता है, ग्रेविटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग अपने आप को अलाइन कर लेता है, इंडिकेटिंग द ट्रू वर्टिकल लाइन। ठीक है। तो जब इन्होंने पियरे बॉर्जर ने जब देखा ये एंडीज, एंडीज आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पर्वत है, तो वहां पे उन्होंने ये देखा कि इसके कि जो आपका वॉल्केनिक पीक ऑफ चिम्ब्रोजो था, जिसे एक ये वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं बड़ा पीक है आपका एंडीज पर्वत के अंदर। तो यहाँ पे देखा क्या उन्होंने कि जो आपका ये प्लम लाइन था, ये प्लम बॉब था, ये क्या, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये उस
जो आपका माउंटेन था इसको उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा था अपने मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा कि न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा माउंटेन का मास होगा उतनी बड़ी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल पुल होगी। एंडिस फरो तो आप जानते हैं बहुत बड़ा है। और जब उन्होंने प्लम लाइन को सस्पेंड किया, प्लम लाइन क्या करता है, अपने आप को ग्रेविटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो ग्रेविटी डायरेक्शन जब एंडिस बड़ा होगा तो क्या होगा, पुल थोड़ा ज्यादा होगा। पर वहां पर उन्होंने क्या देखा कि प्लम लाइन की जो पुल थी माउंटेन तरफ का खिंचाव जो था वो उतना नहीं था। ही थस मेंटेन दैट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ एंडीज जो है इज मच स्मॉलर देन दैट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मास रिप्रेजेंटेड बाई दिस माउंटेन। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा धीरे धीरे, ठीक है। दिस इनकंसिस्टेंसी led him to conclude that the gravitational attraction of the Andes was less than anticipated। और इसी तरह का आपका सिमिलर डिस्क्रिपेंसीज क्या थी, वे आर नोटेड ड्यूरिंग अ जियोडेटिक सर्वे ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन इन 1859 अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट, द देन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने भी कुछ इसी तरह की डिस्क्रिपेंसीज नोट की थी जब वो आपका जियोडेटिक सर्वे कर रहे थे इंडो गैंगेटिक प्लेन के दौरान, ठीक है। तो उन्होंने भी यही देखा क्या कि हिमालय जो माउंटेन था, हिमालय आप जानते हैं बहुत बड़ा माउंटेन है, वो भी प्लम जो उन्होंने बेसिकली जो आपका सर्वे इसके अंदर यूज किया गया था ट्रायंगुलेशन मेथड वगैरह। अगर आपने ग्रेजुएशन बीए में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो हो सकता है आप आने वाले एक दो साल में सेकेंड या थर्ड ईयर में आपका एक कोर्स होगा सर्वे का जो कि प्रैक्टिकल होता है। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे अलग अलग मेथड से आपका सर्वे किया जाता है। वहाँ पे आप इस प्लम बॉब का आपका प्रयोग करना वहाँ बताया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का ये सर्वे कर रहे थे, वहां पे भी उन्होंने नोट किया क्या कि मान लीजिए ये हमारा क्या था माउंटेन मास, ठीक है। जब उन्होंने प्लम बॉब को वहां से नीचे की तरफ रिलीज छोड़ा धागे से पकड़, हाथ यहाँ से पकड़ के, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ वो करीब इतना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। पर वहां पे देखा गया क्या कि जो डिफ्लेक्शन था वो सिर्फ आपका इतना ही डिफ्लेक्शन हुआ था। तो इससे इन्होंने यहाँ पे ये अंदाजा लगाया कि अभी एक तो पहले एंडीज में पा ही गया था, फिर यहाँ पे सर जॉर्ज एवरेस्ट जब कर रहे थे उन्होंने भी ये नोटिस किया, ठीक है। लेटर ऑन जब ये मैटर आपको आर्केडियन प्रैट को रिफर किया गया और इन्वेस्टिगेशन और क्लैरिफिकेशन करने के लिए, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन की, मैंने इसमें आपको ऐड नहीं किया है, बुक के अंदर दे रखा है, वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे उतनी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो प्रैट कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन ब्रॉट अटेंशन टू द फैक्ट दैट हिमालयज वे आर नॉट एक्सर्टिंग द एक्सपेक्टेड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कंसिडरिंग देयर एनॉर्मस मास, ठीक है। दिस लेड साइंटिस्ट एजुलॉजिस्ट टू पॉन्डर द रीजन बिहाइंड डिस्क्रिपेंसी। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है, सब लोग भाई सोच में पड़ गए कि माउंटेन का मास उतना बड़ा है पर वो उतनी ग्रेविटेशनल पुल क्या है नहीं कर रही है। इसके लिए कई अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी, थ्योरीज दी, जिसमें से जैसे कुछ का भैया कहना था कि जो हिमालय है वो हो सकता है पूरी तरह से हॉलो हो और कम इट एंड कंपोज्ड ऑफ बबल इंस्टेड ऑफ सॉलिड रॉक। दिस वुड रिड्यूस से क्या होगा कि क्या होगा, जब बबल से बनी होंगी अंदर से खाली होंगी तो इससे वेट उनका घटेगा, डेंसिटी घटेगी, इसकी वजह से क्या होगा, resulting in a lower gravitational force. However, this explanation was deemed impossible because such a high mountain could not stand on Earth's surface if it were composed of bubbles। यानी कि अगर बबल या हॉलो पूरा अंदर से रहता तो इतना बड़ा माउंटेन खड़ा नहीं हो सकता था अपने बल पे, ठीक है, वो गिर जाता। अनदर थ्योरी प्रपोज की गई कि अगर माउंटेन चली मान लेते हैं अंदर से हॉलो नहीं था, then their visible mass must be compensated by a deficiency of mass from below। यानी कि in other words the rock of the mountain would have relatively low density extending to considerable depth, thereby reducing their total weight and gravitational attraction। It was suggested that the rock of the Himalaya themselves are of low density, leading to a lower gravitational attraction। यानी ये कहा गया कि हिमालय की जो रॉक थी वो लो डेंसिटी की थी, इस वजह से क्या हुआ, उनके अंदर क्या थी, लोअर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पैदा हो रही थी। सम साइंटिस्ट हिपोथाइज दैट देयर इज अ लेवल बिलो द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ सरफेस नीचे एक ऐसा लेवल है where there is no change in the density of rock and density only varies above this level। यानी इस लेवल के नीचे डेंसिटी में कोई भी क्या होगा बदलाव नहीं, जो ना बदलाव होना था डेंसिटी के इस ऊपर ही होना था।
So according to this theory, all column of rock have equal mass along this level. Therefore, it was suggested that the bigger the column, the lower the density, and conversely, the smaller the column, the greater the density. ठीक है, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, दिस और ये जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन थे, दिस ऑब्जर्वेशन हाईलाइटेड द नीड टू एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस्ड अराउंड massive landforms like mountain. The concept of isostatic balance emerged। फिर इसी को रीजन को, इसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपका आइसोस्टैटिक, क्या कह सकते हैं, आइसोस्टैटिक बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इमर्ज हुआ टू अकाउंट फॉर दिस वेरिएशन, सजेस्टिंग दैट द अर्थ क्रस्ट एडजस्ट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ठीक है, इसके लिए वेरियस थ्योरीज हैव सिंस बीन प्रपोज्ड टू एलुसिडेट द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एंड आइसोस्टैटिक बैलेंस एमंग डिफरेंट लैंडफॉर्म। ठीक है, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे एक एक करके अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो या आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, और पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये रहा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ से आप क्या इस लेक्चर का पीडीएफ पा सकते हैं, और इस लेक्चर के पीडीएफ के साथ ही मैं आपको इस लेक्चर से या बुक के अंदर सविंदर सिंह सर के उस पार्टिकुलर चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं या उस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, और कुछ एमसीक्यू मैं आपको अपने यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे भी डालता रहता हूँ, तो एक बार जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जय हिंद।